हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। ये है आपका लेक्चर नंबर 3 सेंटेंसेस का। स्पोकन इंग्लिश में अभी तक हमने ये सीखा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और वाक्य के प्रकार में हमने 2 प्रकार के भागों को देखा था। तो आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे कि वाक्य में कब हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, मतलब कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। फिर हम देखेंगे कि कब हमारे को दिस का प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है, दीज का प्रयोग करना है या दोज का प्रयोग करना है। तो जब भी हम अंग्रेजी में कुछ भी बोलते हैं तो हमेशा ये शब्द बड़े ही कॉमन होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अब ये दिस, ये दैट, ये दीज, ये दोज, हम हमेशा क्या करते हैं, कभी दिस को दैट लगा दिया, दैट को दीज लगा दिया। तो आज हम सबसे पहले जब हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो ये देख लेंगे कि दिस कब करना है, दैट कब करना है, दीज कब करना है, दोज कब करना है, वी कब लगाना है, आई कब लगाना है, मी कब लगाना है। तो आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। तो इंडेक्स देख लीजिए। इंडेक्स में सबसे पहले आपको मिल रहा है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के बाद हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस को, फिर हम करेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज का, और हम टॉपिक समरी करेंगे और फिर उसके बाद आज के लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। तो अभी तक हमने सेंटेंसेस के 2 भागों को किया है। क्या किया है? 2 भागों को। पहला भाग जब मैंने आपको बताया कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा भाग जब हमने वाक्यों को ही तोड़ा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन 1 और क्लासिफिकेशन 2 को एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि जब भी हम वाक्य आगे देखें तो हमें और अच्छी तरह समझ में आए। तो एक बारी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें वाक्यों को कैसे बांटना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बेई हमने देखा क्लासिफिकेशन 1। क्या देखा? क्लासिफिकेशन 1। प्लीज इन्हें याद कर लीजिएगा, तभी हम आगे वाक्य में बोल पाएंगे। क्लासिफिकेशन 1 में हमने सबसे पहले देखा कि एक वाक्य होता है डेक्लरेटिव वाक्य। क्या होता है? डेक्लरेटिव वाक्य, जिन्हें हम साधारण वाक्य भी बोलते हैं और जिन्हें हम असर्टिव वाक्य भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आगरा जा रही हूँ, मैं आगरा जा रही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने टीवी देखा। तो ये क्या है? ये मेरे साधारण वाक्य थे। तो साधारण वाक्य को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेक्लरेटिव या असर्टिव वाक्य। तो जब भी आप अगर कुछ बोलते हैं, मम्मी मैं जा रहा हूँ, या आप खाना खाओगे, मैं खाना बना रही हूँ, तो जब भी आप अंग्रेजी में ये शब्दों को एक वाक्य के प्रकार में बनाएंगे तो आपके दिमाग में चलेगा कि अच्छा ये तो एक डेक्लरेटिव वाक्य हम बोल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर स्पोकन में बोलने पर फोकस करना है। तो जब भी आप अगर बोलें तो दिमाग में सोच लीजिए बस ये डेक्लरेटिव है, इसे अंग्रेजी भाषा में डेक्लरेटिव वाक्य बोलते हैं, या हम ये बोलें साधारण वाक्य बोलते हैं और अंग्रेजी में हम इसे डेक्लरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा बात आई, जब आपने किसी से प्रश्न पूछा तो आपने कहा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। इंटेरोगेटिव वाक्यों का मतलब क्या होता है? जब आपने किसी से पूछा क्या हाल है आपका, क्या हाल है आपका, ठीक हो, क्या हाल है आपका, कहाँ जा रहे हो, आप कल क्यों नहीं आए मेरे बर्थडे पार्टी में। तो जब भी आप इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलोगे तो दिमाग में फिट करना, ये तो प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न को हम अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ओके, थर्ड इम्पेरेटिव। थर्ड हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या समझा था, समझे? प्लीज सिट डाउन, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सिट डाउन, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सिट डाउन, कम हियर, कम हियर, इधर आओ, प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाइए, डोंट टॉक, बातें मत करिए। तो ये क्या है? कमांड दे रही हूं, आदेश दे रही हूं। तो ये क्या है? ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुए। क्या हुए? ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुए।
अगर मैं आपसे बहुत विनम्रता से बात कर रही हूं, प्लीज गिव मी द पेन, प्लीज गिव मी द पेन, तो ये क्या वाक्य है? ये हमारा इम्पेरेटिव है। क्यों? यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। अगर मैंने आपको आदेश दे दिया तो वो कौन सा वाक्य है? इम्पेरेटिव वाक्य। क्लियर? अब लास्ट में फोर्थ हमारा आ जाता है एक्सक्लामेटरी वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमने क्या बोला? ओह, आज आप मेरी क्लास में आए हो। ओह, आपने स्पोकन क्लासेस खरीद ली। ओह, आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लिया है। ओह, अरे वाह, आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अरे वाह, आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो। अरे वाह, आपने वीडियो बनाकर भेजी। अरे, आप तो बड़े ही प्यारे हो। अरे, आप तो बहुत ही अच्छे हो। हा 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 हा, हुर्रे, हमने इंग्लिश बोलना सीख लिया। हुर्रे, वी लर्नड इंग्लिश। हुर्रे, टुडे इज पार्टी, आज पार्टी है। तो मेरे एक्सप्रेशंस को देखिए, मेरा सडन इमोशन आ गया। क्या आ गया? मेरा सडन इमोशन आ गया। ओहो, आज आप आए हैं। आहा, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन है। तो ये क्या है? ये हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हुए। तो जब भी आपने कभी अपनी ऐसी फीलिंग बताई, ओहो, बड़े ही प्यारे लग रहे हो, ओहो, लुकिंग वेरी नाइस टुडे, तो ये क्या है? आपको एकदम से याद आएगा, अरे अंग्रेजी में पता है जो मैंने अभी बोला क्या बोलते हैं? आप किसी को कहना, इसे ना हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में, जब हमारे सडन इमोशंस आ जाते हैं, जब हम अचानक से अपनी भावना प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये क्लासिफिकेशन 1 क्लियर थी। क्लासिफिकेशन 2, क्लासिफिकेशन 2, क्लासिफिकेशन 2 में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? ठीक है, क्लासिफिकेशन 2 में हमने सबसे पहले पढ़ा कि वाक्य पहला होता है अफर्मेटिव, फिर हमारा दूसरा होता है नेगेटिव, फिर हमारा तीसरा होता है इंटीरोगेटिव में हमने यहां पर बात करी कि इंटीरोगेटिव। ओके, थर्ड हमारा नेगेटिव इंटीरोगेटिव, और फिर लास्ट में हमने इंटीरोगेटिव भी देखा था। देखिए देखिए ध्यान से, अफर्मेटिव जनरली साधारण वाक्य होते हैं। अगर इंटीरोगेटिव भी तो पॉजिटिव वाक्य होता है। मैंने आपको अफर्मेटिव में कहा था कि ये तो पॉजिटिव वाक्य है, बोला था अफर्मेटिव तो पॉजिटिव वाक्य है। हाँ, कैसे? मैं खाना खा रही हूं, यहां पर नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, साधारण वाक्य। अगर अफर्मेटिव आप कहते हो पॉजिटिव है तो मतलब इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है। अब मैंने आपको कहा, क्या आपने खाना खाया है? क्या आपने खाना खाया है? अब यहां पर मैंने प्रश्न पूछा है, लेकिन यहां पर नहीं का प्रयोग नहीं कर रखा, तो वो इस हेड में आता है नहीं के प्रयोग में। ठीक है, जहां पर हमने नहीं नहीं लगा रखा, जहां पर हमने नहीं नहीं लगा रखा। ठीक है, नेगेटिव वाक्य मतलब नेगेटिव, जिसे मैंने ऐसे कहा था, नेगेटिव को हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया है। मैं खाना नहीं खाती हूं, मैं पानी नहीं पीती हूं, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूं। तो यहां पर ये साधारण वाक्य है। अगर मैं ये कह दूं, क्या आप खाना नहीं खाती हो? आपने कहा कि प्रश्न में भी तो नहीं या नहीं का प्रयोग नहीं होता है या होता है, तभी हमने कहा कि जब अफर्मेटिव और नेगेटिव साधारण वाक्य है ना, जिसमें प्रश्न चिन्ह नहीं आ रहा है, उन्हें आप अफर्मेटिव और नेगेटिव मान लो, और अगला आप प्रश्नवाचक में मान लो। तो नेगेटिव इंटीरोगेटिव मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग किया जा रहा है लेकिन इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, और इसमें नहीं का प्रयोग नहीं कर रखा लेकिन इसमें प्रश्न पूछ रखा है। अगर आपने प्रश्न नहीं पूछा है तो वो वाक्य अफर्मेटिव और नेगेटिव कहलाते हैं। समझे? आ गया होगा अब तो आ ही गया। ठीक है, तो यहां से हमने क्लासिफिकेशन 2 को किया था। अब हमने आगे सब्जेक्ट के भाग करे थे।
आगे हमने सब्जेक्ट के भाग करे थे। अब सब्जेक्ट के भागों में मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था, वर्ब बताया था और ऑब्जेक्ट बताया था, और ऑब्जेक्ट तक हमने चर्चा को कर लिया था, है ना। तो देखिए, ऑब्जेक्ट मैंने आपको कहा कि कोई भी वाक्य होता है। ध्यान से पहले ये देख लेते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस आपने जैसे टेंसेस पढ़े हैं तो आपको भागों का पता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आता है, ठीक है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ओके, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब मतलब कर्म प्लस कारक। इसका मतलब क्या है? कर्म प्लस कारक मतलब कौन से कारक से, मतलब कौन से कारक से आप कर्म कर रहे हो या कौन सा परिणाम निकलेगा, ठीक है। तो कर्ता, कर्म, कारक। अब कारक जो होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होते हैं, ये बताया था। और डायरेक्ट में मैंने आपको कहा था कि ये वह होते हैं जो नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं। क्या होते हैं? ये नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट मतलब लिविंग बीइंग होते हैं। अब यहां पर अगर आपको मन में कोई चिंता आ रही है कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं, मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब लिविंग, लिविंग मतलब कि जो, नॉन लिविंग मतलब जो नहीं जीवित है, और लिविंग मतलब जो जीवित है, ठीक है। अब मैंने कहा कि कर्म के बाद जो कारक है ना, जिसके साथ वो कर्म कर रहा है, जिसका परिणाम निकलना है, अब वो कर्म, पेंसिल के साथ भी आप क्या कर रहे हो? आई एम राइटिंग विद पेन, मैं पेन के साथ लिख रही हूं। आई एम टॉकिंग विद मीना, अब मैं मीना से बात कर रही हूं। अब जब आप देखोगे कर्म का किसके साथ हो रहा है, इसमें लिविंग बीइंग भी है, नॉन लिविंग भी है, हाँ या ना। देखो ना, मैंने आपको कहा कि मैं पेन से लिख रही हूं, मतलब आई एम राइटिंग विद पेन, ठीक है। हाँ, लिख रही हूं, किसके साथ लिख रही हूं? पेन के साथ। अब पेन तो नॉन लिविंग है, तो अब ये लिखने के बाद आया तो पेन क्या हुआ? कारक। कारक में क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है। अब पेन नॉन लिविंग है। अब मैंने कहा आई एम टॉकिंग विद मीना, अब यहां पर टॉकिंग मतलब बात कर रही हूं, कर्म हो गया, और मीना क्या आई यहां पर? लिविंग बीइंग आई। तो जब वो लिविंग है तो उसे हम इनडायरेक्ट नहीं, हम यहां पर कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वो लिविंग बीइंग है। अब आपको लिविंग और नॉन लिविंग की मैं आपको थोड़ा सा और चर्चा दिखा देती हूं। देखिए, सजीव व निर्जीव का फर्क, सजीव और निर्जीव का फर्क जान लीजिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग मतलब जो जीवित है, नॉन लिविंग मतलब जो नहीं जीवित है, मतलब कि जो सजीव है और एक बंदा निर्जीव है। तो सजीव मतलब लिविंग और निर्जीव मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। ओके, अब क्लियर है? चलिए अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। सजीव उसे कहते हैं जिसमें जान होती है, यानी जो सांस लेता है। आई एम टॉकिंग विद मीना, अब मीना क्या है? बात करती है, मतलब उसमें जान है। लिविंग इज द वन दैट ब्रीथ्स, मतलब कि जो सांस लेता है। निर्जीव उसे कहते हैं जो सांस, जो जान, जिसमें जान नहीं होती है, यानी जो सांस नहीं लेते हैं। जैसे कि नॉन लिविंग इज द वन दैट डजंट ब्रीथ, जो सांस नहीं लेते हैं, जिनमें जान ही नहीं है। तो अगर लिविंग बीइंग है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और अगर नॉन लिविंग है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारे को एक वाक्य को तोड़ के हमने पढ़ा, ठीक है। अब उदाहरण देख लें, जैसे कि सजीव के उदाहरण क्या है? इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे आदि, वह लिविंग बीइंग होते हैं। और निर्जीव का उदाहरण कोई चीज या कोई वस्तु आदि, उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो अब आपको ये जो स्लाइड हमने पहले पढ़ी थी, आपको होप क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग, इनडायरेक्ट मतलब लिविंग, ठीक है। जब भी हम वाक्य बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द डॉग एट द बोन, एट मतलब खा लिया उसने, द बोन, अब बोन तो निर्जीव है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप कहोगे कि कर्म मतलब कर्म के बाद जो कारक, जिसके साथ कार्य किया जा रहा है, हाँ वही हुआ ना। कर्म मतलब हम किसके साथ कार्य कर रहे हैं? कारक ही के साथ ही तो कर रहे हैं ना, जिसका परिणाम निकलेगा। हाँ, तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। समझे? अब यहां तक आपको होप
क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर ये चीज तो हमारी इंपॉर्टेंट है, और अगर हमने हिंदी में समझ लिया तो अंग्रेजी बड़ी आसान है समझने, क्योंकि हिंदी में जान बसी है, हिंदी में इमोशंस बसे हैं। अगर हिंदी से समझ में आ गया, इंग्लिश अपने आप ही आ जाएगी, है ना। तो देखो यहाँ पर राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है, तो राम क्या है? सब्जेक्ट, मेरा दोस्त है ऑब्जेक्ट। राम मेरा दोस्त है, यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब तो कुछ भी नहीं है ना, वर्ब तो कुछ भी नहीं है। तो अगर इसे हमें करना हो, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, क्या बोलोगे? राम इज माई फ्रेंड। तो राम किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि वह मेरा दोस्त है। तो इज माई फ्रेंड क्या है? प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में कर्म भी आता है, कारक भी आता है। तो मेरा दोस्त ऑब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब नहीं है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी? इज। और इज एम आर किस में लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। वो पागल नहीं है, वो पागल नहीं है, ही इज नॉट मेंटल। ठीक है, ही इज नॉट मेंटल, ही इज नॉट मेंटल। वो किसके बारे में बात हो रही है? नहीं है, वो पागल नहीं है। तो ही इज नॉट मेंटल, ही क्या है? सब्जेक्ट हुआ वो, और इज नॉट मेंटल। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये साधारण, देखिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ही इज नॉट मेंटल। ठीक है, ही इज नॉट मेंटल। तो यहाँ पर जब प्रेडिकेट हुआ तो ये हुआ, और यहाँ पर इज आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, तो पागल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ही इज नॉट मेंटल। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे देखिए, हम सब मम्मी के साथ थे, वी वर ऑल टुगेदर विद मम्मा। ठीक है, हम सब मम्मी के साथ थे। किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में बात हो रही है। तो हम सब, ये क्या है? सब्जेक्ट। और किसके साथ थे? मम्मी के साथ थे, तो इज विद मम्मा। तो यहाँ पर मम्मी क्या हुई? यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट हुई। तो ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट? ये इनडायरेक्ट है। पागल क्या है? यहाँ पर इनडायरेक्ट है। मेरा दोस्त इनडायरेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए, राहुल यहाँ नहीं है, राहुल इज नॉट हियर। राहुल यहाँ नहीं है, किसके बारे में बात हो रही है? राहुल के बारे में। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ नहीं है, इज नॉट हियर, हियर मतलब कि इधर नहीं है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां तो क्या है? जगह को संबोधित कर रहा है, जगह नॉन लिविंग है, तो यहां मतलब हियर। ठीक है, ओके। पापा खेलते हैं, पापा खेलते हैं, पापा खेलते हैं। तो पापा क्या है? जिनके बारे में बात हो रही है, यहां पर खेलते हैं कुछ नहीं है, और मेन वर्ब क्या है? खेलना, मतलब प्ले। पापा खेलते हैं, खेलना मतलब प्ले। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले। ठीक है, ओके। पापा पार्क में खेलते हैं, पापा पार्क में खेलते हैं। पहले बात क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? पापा के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या बात हो रही है? खेलते हैं, खेलना, यहाँ पर मेन वर्ब आ गया। खेलते हैं, कहां पर खेलते हैं? पार्क में। तो पार्क क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि पापा पार्क में खेलते हैं, तो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, खेलते हैं ये कर्म हो गया, और ये कारक हो गया कि भाई वो कहाँ खेल रहे हैं। समझे? आगे देखते हैं, राम आएगा, राम आएगा, राम आएगा। यहाँ नहीं, यहाँ या वहां ये नहीं पता, मतलब कारक तो है ही नहीं ना यहाँ पर, तो ये लो यहाँ पर क्रॉस हो गया। राम आएगा, आने को क्या बोलते हैं? कमिंग। ठीक है, तो आना, तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? आना, कम। अब आएगा, राम किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर राम क्या है? सब्जेक्ट।
तो यहाँ पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब को आप पहले हिंदी में समझ लीजिए, फिर हिंदी को समझने के बाद आप जब इसे अंग्रेजी में तोड़ोगे ना बेटा, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले आप हिंदी के वाक्य को तोड़ो, फिर आपको पता चलेगा अच्छा अंग्रेजी में इसीलिए तोड़ा गया है। पहले हिंदी से कोशिश करो, अपनी भाषा से कोशिश करो, फिर अंग्रेजी बोलो, बड़ा ही आसान लगेगा। क्लियर यहां तक? तो राम मेरा दोस्त है, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि वह मेरा दोस्त है, मेरा। अब आपने मैं आए हूं ना मैं, तो फिर माइक यूज क्यों किया? तो आज इस पर चर्चा करेंगे। अब आगे देखिए, आगे हमें और चीजें बहुत समझ में आएगी कि सब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप। जो कर्ता भी होता है वो दो प्रकार का होता है। कर्ता जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। इसमें भी हाँ, सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, तो कर्ता सब्जेक्ट जो मतलब कर्ता, अब जो कर्ता है वो भी दो प्रकार का है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। आगे देखिए, when the subject refers to one person, place या thing, जब जो कर्ता होता है वे एक चीज को संबोधित करता है, एक जगह को संबोधित करता है या एक व्यक्ति को संबोधित करता है। जैसे मैंने कह दिया आई एम प्लेइंग, फॉर एग्जाम्पल मैं खेल रहा हूं। ठीक है, आई एम प्लेइंग, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको यहां पर। ठीक है, आई एम प्लेइंग, तो मैं यहां पर कर्ता क्या हुआ? एक वचन, तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। ये क्या हुआ बच्चा? ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अब बहुवचन, मैंने यहां पर कहा वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, अब हम खेल रहे हैं, अब हम खेल रहे हैं, तो ये बहुवचन हुआ। हाँ, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। जब एक वचन तो सिंगुलर सब्जेक्ट, जब बहुवचन तो प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? व्हेन द सब्जेक्ट रेफर टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस या थिंग। यहां पर मैंने पर्सन का उदाहरण दिया है, कोई एक से अधिक जगह का नाम ले सकते हो, एक से अधिक चीजों का नाम ले सकते हो। तो यहां पर सब्जेक्ट जो होता है, जो कर्ता होता है, वो एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। तो जो कर्ता है वो सब्जेक्ट भी है, जो करता है उसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, और वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहां पर आपको सिंगुलर और प्लूरल बहुवचन में थोड़े मैं एग्जाम्पल्स लेके आई हूं, आपको थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एक व्यक्ति का ये उदाहरण दिया है, मैं आपको यहां पर चीजों को, जगहों का उदाहरण भी देना चाहूंगी। ध्यान से देखिए, बड़ा ही सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना है। देखो, अब यहां पर समझिए, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। ठीक है, राम एंड श्याम मतलब एक से ज्यादा यानी दो लड़के हैं। ठीक है, राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय, राम एंड श्याम आर बॉयज, राम एंड श्याम आर बॉयज। तो राम एक लड़का है, राम एंड श्याम क्या है? एक से अधिक लड़के हैं, मतलब दो लड़के हैं, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ और ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, श्याम एक लड़का है, श्याम एक लड़का है, श्याम एक लड़का है। अगर प्लूरल में मैं यहां पर कहूं कि श्याम एक लड़का है, और उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूं श्याम एंड मोहन, ये क्या हो गया? एक से दो, मतलब कि ये दो लड़कों के बारे में बात करी गई है, ये दो लड़कों के बारे में बात करी गई है। तो श्याम एक लड़का है, श्याम और मोहन दो लड़के हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। स्काई आसमान,
आसमान तो एक ही है ना, इसका प्लूरल हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो आसमान एक लड़का है, लोग क्या है? प्लूरल। ठीक है, ओके, पीपल। दिस मतलब यह है या ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चर्चा इसी पे है। दिस मतलब यह है या ये, मतलब एक के लिए संबोधित किया जाता है। और प्लूरल मतलब क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, इसे हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। दैट मतलब वह है, वो, वह है वो। तो दिस क्या होता है? यह है, ये, और दैट क्या होता है? वह है वो। तो ये एक से अधिक के लिए होते हैं। दीज क्या होगा? जैसे कि ये है, ये, मतलब एक से ज्यादा के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। तो दैट, दीज, दिस, दोज। ठीक है, इट का मतलब क्या होता है? यह है या ये एक चीज के लिए संबोधित किया जाता है। जर्नली बेटा ये नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, जर्नली। ठीक है, अब दोज क्या हो गया? दोज, वह, वो, वे, मतलब एक से अधिक के लिए। पेन, पेन क्या है? पेन हमारा है, एक पेन की बात हो रही है, और यहाँ पर पेन्स, एक से ज्यादा पेनों की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता, और कर्ता में नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्वालिफायर्स आते हैं। अब आप कहोगे क्वालिफायर्स मतलब, क्वालिफायर्स का मतलब क्या होता है? राम, सुंदर राम, सुंदर लड़की। लड़की क्या है? नाउन हुआ। हाँ, सुंदर लड़की, तो प्रॉपर ये कर्ता मतलब किसके बारे में बात हो रही है? सुंदर लड़की के बारे में बात हो रही है। तो सुंदर यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन मतलब विशेषण, लड़की की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये हमारा कर्ता में आएगा। क्यों? क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुंदर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चर्चा आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। पहले आपने वाक्यों के प्रकार समझे, वाक्यों के भाग समझे कि सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और बीच में वर्ब आता है, और वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर प्रेडिकेट बना देते हैं। वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर, अंग्रेजी में उनका क्या होता है? परिणाम। तो ये क्या होता है? प्रेडिकेट, कि क्या बात हो रही। इतनी चीजें सीख ली आपने एक वाक्य के बारे में। हम कुछ भी बोलते हैं, लेकिन देख लीजिए जो हम बोल रहे हैं अगर हमें उसकी जरा सी समझ हो ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ठीक है, अब ये हमारे आगे पर्सनल प्रोनाउन, किसके बारे में बात कर रही हूं? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात कर रही हूं। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट पर्सन मैं, फर्स्ट पर्सन मैं, फर्स्ट पर्सन मतलब पहला व्यक्ति मैं और एक और टीचर, जैसे आप लाइव इंटरैक्शन में देखते हो, मैं और भूमिका मैम इकट्ठे होते हैं, तो हम आपको मिलकर लेक्चर देते हैं। तो पहला व्यक्ति कौन है? मैं, या मेरे साथ कोई है जो आपको लेक्चर, जो आपको क्लास सुना रहा है, तो मैं पहली व्यक्ति हुई। दूसरा व्यक्ति कौन है? यू। दूसरा व्यक्ति कौन है? तुम। यू मतलब तुम, तुम्हें संबोधित किया जा रहा है। ठीक है, पहला व्यक्ति मतलब मैं या हम, दूसरा व्यक्ति मतलब तुम, और आप और मैं मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो वो से होगा थर्ड पर्सन। तो वो हो सकता है ही, शी, दे, इट। ही, शी, दे, इट। क्लियर? इट मतलब हम किसी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। ही मतलब हम किसी लड़के के बारे में बात कर सकते हैं। शी मतलब हम किसी लड़की के बारे में बात कर सकते हैं। दे हम लड़का, लड़की और चीजों सबके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या बोला? वे या वो। ठीक है, वे या वो। हम, अब आपको लेक्चर मैं सुना रही हूं आज, तो मैं आपको लेक्चर सुना रही हूं। हाँ, आपको लाइव इंटरेक्शन में दो टीचर मिलती हैं तो हम आपको लेक्चर सुनाते हैं। हाँ, तो पहला व्यक्ति हम हुए, हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप दूसरे व्यक्ति हुए। यू मतलब तुम। अब यहाँ पर यू को हमेशा हम ग्रामर अगर आपको पता है, नहीं भी पता तो सुनिए, यू को हमेशा हम प्लूरल समझते हैं, मतलब कि बहुवचन। लेकिन यू तो तुम भी हो सकता है ना, एक व्यक्ति भी तो हो सकता है सामने वाला। हाँ, लेकिन हम उसको प्लूरल मानते हैं। यू कहता है नहीं मैं प्लूरल हूं, क्योंकि तुम एक व्यक्ति को भी संबोधित कर देते हो या अन्य लोगों को भी कर देते हो।
जैसे आप देखिए कि कितने बच्चे इस कक्षा को सुन रहे हैं, इस क्लास को सुन रहे हैं। तो तुम सबको मैं आज लेक्चर सुना रही हूँ, तो तुम हो बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं तुमको संबोधित कर रही हूँ, आपको संबोधित कर रही हूँ। तो यहाँ पर तुम हमेशा प्लूरल बहुवचन के में माना जाता है, उसी के साथ हम सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब तीसरा व्यक्ति मतलब कि ही, शी, इट, दे, तो हम इन चीजों का यूज करते हैं। ही, शी, इट, दे मतलब क्या हुआ कि हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो बंदा एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, या वह बहुत अधिक भी हो सकता है। किसी चीज के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, तो वो तीसरा व्यक्ति कहलाता है। क्लियर यहां तक? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जैसे हमने कहा कि सिंगुलर मतलब का क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है कि यहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं? यहां पर हम यूज कर रहे हैं एक वचन का। सिंगुलर मतलब हम यहां पर यूज कर रहे हैं एक वचन का। तो यहां पर सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है, और प्लूरल मतलब बहुवचन। देखिए, तो सिंगुलर में हम कहेंगे पहले पर्सन को हम आई बोलते हैं, सेकंड पर्सन को हम यू बोलते हैं, और तीसरे व्यक्ति को हम ही, शी, इट बोलते हैं। समझ में आ रही है कि जब भी हम यहां पर बात करें कि सिंगुलर मतलब एक वचन है, तो फर्स्ट पर्सन आई हो गया, सेकंड पर्सन यू हो गया, थर्ड पर्सन शी, ही, इट हो गया। और प्लूरल मतलब आई का क्या हो गया? मैं अकेली पढ़ाऊंगी तो आई बोलूंगी, दोनों टीचर्स मिलकर पढ़ाएंगी तो वी बोलेंगी, तो वी हो गया। यू हमेशा यू ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक यू, अगर आप किसी एक बच्चे को कह रहे हो, लेकिन अगर मैं आप सबको संबोधित करूं तो मैं कहूंगी आई लाइक यू ऑल। क्यों? क्योंकि आप सबको भी मैं यू ही बोलूंगी। थर्ड पर्सन, अगर मैंने कहा शी इज ईटिंग, ही इज ईटिंग, मैंने आपको कहा वह लड़की जो है खा रही है और वो जो लड़का है वो भी खा रहा है, और मैंने अगर एकदम से बोल दिया कि वह लोग खा रहे हैं, तो अगर यहां पर ही, शी, इट तीनों ही आ गए तो उसे हम क्या बोलते हैं? दे का प्रयोग करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम दे का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर वी, यू, दे जब हमने प्लूरल की बात करनी होती है। समझे? आगे देख लेते हैं हम। आगे हमने जैसे पर्सनल प्रोनाउन को समझा, ठीक है, हमने जैसे पर्सनल प्रोनाउन को समझा, तो इस पर हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। कर ले? चलो, ये देखिए, अब एक चीज आप यहां पर समझिएगा। जैसे कि आई हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन है, वी हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन है, आई हमने कहा कि ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। हमने क्या बोला कि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो अब इन्हीं को हम थोड़ी सी और चर्चा में संबोधित करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना कि द पर्सन और पीपल स्पीकिंग। पहला व्यक्ति कौन है? पर्सन मतलब कि मैं, ठीक है, मैं या हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब कि जो बंदा बोल रहा है, जो बात कर रहा है। अब इस क्लास में मैं आपसे बात कर रही हूं तो आई और वी का प्रयोग हमने कर लिया, ठीक है। अगर सिंगुलर है, अगर खाली मैं बात कर रही हूं तो मैं आई का यूज करूंगी, और अगर हम दो टीचर्स मिलकर आपसे एक ही वीडियो में बात करते हैं तो वो हमारा वी का प्रयोग हो गया, ठीक है। ओके, सेकेंड पर्सन, द पर्सन और अ पीपल बीइंग स्पोकन टू। स्पोकन टू मतलब जिससे बोला जा रहा है, ठीक है, जिससे बोला जा रहा है, ठीक है। अब किससे बोला जा रहा है? आपसे मैं बात कर रही हूं, आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूं, तो वो होता है यू इन प्रेजेंट इंग्लिश। पुरानी अंग्रेजी में से डॉग बोला जाता था, लेकिन अब हम इसे सिर्फ यू कर सकते हैं, ठीक है। तो पुरानी अंग्रेजी में कई बुक्स में दो लिख रखा है, उसका मतलब यू ही होता है, ठीक है। ओके, तो जिससे हम बोल रहे हैं तो यू। अब ये प्लूरल में भी यू ही रहता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। थर्ड पर्सन मतलब द पर्सन और पीपल बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात करी जा रही है। आप और मैं किसके बारे में बात करें? अबाउट मतलब किसी के बारे में बात करें।
तो वो ही हो सकता है, वो शी हो सकता है, वो दे हो सकते हैं, ठीक है। तो ही, शी, दे, अगर इट भी है तब भी वो दे में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन थे कि कब हमें आई का प्रयोग करना है, वी का प्रयोग करना है, यू का प्रयोग करना है और इन सबको बात करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस टाइम में हम थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का समझिए। फर्स्ट पर्सन का हम देखेंगे, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई। प्लूरल क्या होता है, याद करिए, वी। ओके ओके। सेकंड पर्सन कौन होता है, जिसके, अब यहां पर आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। जो बंदा बोल रहा है, स्पीकिंग, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, जो बंदा बात कर रहा है या बोल रहा है, स्पीकिंग, और ये बंदा स्पोकन टू। अब किसके बारे में बात कर रही हूं मैं, यू के बारे में। तो एक बार फिर याद करिए, यू हम कब बोलते हैं, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में, मतलब अबाउट, जिसके बारे में हम मिलकर बात करते हैं, वो कौन हो सकते हैं, ही, शी, इट, और इनको मिलकर हम क्या कहते हैं, दे का प्रयोग करते हैं, इनको हम दे का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस टाइम में हमने क्या करा कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग आई, वी, ठीक है। थर्ड स्पोकन टू, यू। थर्ड पर्सन अबाउट, जिसके बारे में हम बात करें, ही, शी, इट और दे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की प्रयास करना है, ठीक है। कब हमने दिस दैट करना है वो हम करेंगे, बट पहले आप ये चीजें को समझे। जब ये वर्ब के बाद आए, मतलब कि क्रिया के बाद आए, तो आपको क्या लिखना है, ठीक है। मैं खाना खा रही हूं, शी वॉज टॉकिंग टू मी, वह मेरे से बात कर रही थी, ठीक है। शी वॉज टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात कर रही थी। टॉकिंग के बाद मतलब वर्ब के बाद, क्रिया के बाद, कर्म के बाद अगर आपने आई को लिखना है तो आप लिखोगे मी, और इसे क्या लिखोगे, अस। अच्छा, ठीक है। अब अगर आपको किसी चीज से बताना है कि ये संबंध, अगर आपको बताना है, मैं आपको यहाँ पर बार बार बता रही हूं, अगर आपको यहाँ पर संबंध बताना है, क्या बताना है, संबंध, मेरी पेंसिल है, तो यहाँ पर आई पेंसिल नहीं बोलोगे, मी पेंसिल नहीं बोलोगे, माई पेंसिल बोलोगे, ठीक है, माई पेंसिल बोलोगे, और यहाँ पर योर आर बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, एक बारी फिर समझ लो। अगर आपको थोड़ी सी चिंता हो रही है कि भाई ये तो ऊपर से जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम फिर बात करते हैं। यहां पर ध्यान से सुनिए, आई और वी आपने देख लिया। जब यहां पर ये कर्ता में आते हैं, क्या कह रही हूं, जब ये कर्ता में आ रहे हैं तो आप ये लिखोगे, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि ये कर्म के बाद आ रहे हैं, कर्म के बाद मतलब कि क्रिया के बाद आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, इसे बोलोगे मी और इसे बोलोगे अस। अगर ये संबंध बता रहे हैं, मैं क्या कह रही हूं, अगर आपको संबंध बता रहे हैं तो इसे आप बोलोगे माए और इसे आप बोलोगे आर। अब मैंने एग्जाम्पल आपको दिए कि वो मुझसे बात कर रही थी, तो शी वॉज टॉकिंग विद मी, शी वॉज टॉकिंग विद मी, मेरे से, मी। अब मैं टॉकिंग के बाद आई ना, कर्म के बाद आई, तो मैं आई को ये नहीं कहूंगी कि शी वॉज टॉकिंग विद आई, नहीं, शी वॉज टॉकिंग विद मी, तो हम यहाँ पर मी लगाते हैं। अब वैसे ही बहुवचन, वह हमसे बात कर रही थी, वह लोग हमसे बात कर रहे थे। अगर मैंने कहा वह लोग मुझसे बात कर रहे थे, तो दे वर टॉकिंग विद मी। अगर हम यहाँ पर कहें कि अस का मतलब कि जब कर्म के बाद हमारा प्लूरल हो, सेकेंड पर्सन यू और यू, ठीक है। अब मैंने अगर आपको कहा कि कर्म के बाद यू हमेशा यू ही रहता है, ठीक है, कर्म के बाद यू हमेशा यू ही रहता है, कर्म के बाद यू हमेशा यू रहता है, ये भी यू हमेशा यू रहेगा, ठीक है। लेकिन संबंध, अगर आपने कहा कि क्या ये आपकी पेंसिल है, क्या ये आपकी पेन है, तो क्या ये आपकी पेन है, योर पेंसिल, संबंध कर दिया तो यहाँ पर योर आ गया और यहाँ पर भी योर आ गया। तो योर कब लगता है, जब संबंध बनाना हो। अब ही, अब ही क्या है, ही का हम हिज में लगाते हैं जब हमारे को यहाँ पर कर्म के बाद लगाना होता है,
ठीक है, देखिए ध्यान से, ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, बट अगर आपको इस पे पकड़ बनानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अखबार पढ़िए, ठीक है, जो कर सकते हैं आप अखबार पढ़िए, तो आपको दिखेगा कि कहाँ ही का प्रयोग कर रखा है, कहाँ हिम का प्रयोग कर रखा है। अब थर्ड पर्सन के बारे में देखिए, हमने कहा यहाँ ही है, यहाँ शी है, ठीक है, यहाँ ही है, यहाँ शी है। अगर ही कर्म के बाद आ रहा है, कर्म के बाद, ठीक है, तो कर्म के बाद अगर ही आ रहा है तो वो हिम में होता है, और अगर शी आ रहा है तो वो हर में होगा। अगर यहां पर संबंध बनाओगे तो जो ही है वो किस में चेंज हो जाता है, ही जो है वो हिज में आएगा, और शी जो है वो हर में आएगा। नहीं समझे? I was talking with him. I was talking with him. I was talking to him. I was talking to him. मैं उससे बात कर रही थी। I was talking to him. ठीक है, talking के बाद आया him। मैं कह सकती हूँ I was talking to he? नहीं, मैं उससे बात कर रही थी। I was talking to him. him आया। I was talking to she? नहीं, मैं उससे बात कर रही थी, लड़की है तो I was talking to her। तो यहां पर हर कब आया, हिम कब आया, समझ में आया? His pencil, ये उस लड़के की पेंसिल है ना, तो his pencil। अगर लड़की की है तो हर पेंसिल। क्लियर? अब दे का, अगर दोनों हैं तो दे का देयर, दे का देयर, अगर यहां पर संबंध है, ठीक है, और अगर यहां पर संबंध है, और देम अगर ये कर्म के बाद आता है, अगर ये कर्म के बाद आता है, दे देयर संबंध, देम कर्म के बाद। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ध्यान पूर्वक कर ली तो आपको हर चीज बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि ही हिम कब आता है, अगर ही शी हर कब आता है। तो ये जब आप वाक्य में अगर इसी की तरह आप नोट्स बना लेते हो, एक बार लिखो और अखबार पढ़ो, जब आपको अखबार में वाक्य पता चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमने शी की जगह हर क्यों लगाया है, शी की जगह हिज क्यों लगाया है। ठीक है, ओके, अब आप यहाँ देखो हर ही रहता है, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आगे देख लेते हैं दिस दैट दीज दोज का प्रयोग। देखिए, ये जो चीज आपको इंपॉर्टेंट बताई गई है, इस पर थोड़ी सी आप और ध्यान पूर्वक देखना। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, आई लाइक हर, आई लाइक हर, तो यहां पर मैंने आई लगाया सब्जेक्ट, हर यहां पर मैंने शी क्यों नहीं लगाया, शी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये लाइक जो है ये वर्ब है ना, कर्म है, कर्म के बाद आ रहा है, तो यहाँ पर शी किस में चेंज हो जाता है कर्म के बाद, हर में, तो यहाँ पर हमने हर लगा लिया। अब याद आया, अच्छा ऐसा होता है। ठीक है, मैंने कहा शी, अब उसको मैंने कहा कि इज इट योर पेंसिल, अब देखो मैंने कहा इज इट योर पेंसिल, प्रश्न पूछा है। अब योर में मैंने यू क्यों नहीं लगाया, यू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि योर क्या है, पेंसिल के साथ संबंध बना रहा है कि ये जो पेंसिल है ये उसकी है, तो योर यहाँ पर क्या है, संबंध, मतलब कि इसे अंग्रेजी में हम बोल देते हैं पोजेसिव। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में बोल देते हैं पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब क्या होता है, जब हम संबंध कारक बनाने की कोशिश करते हैं। समझे? तो यहां तक आपको अब एग्जाम्पल से ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैं आपको बार बार क्यों कह रही हूं कि इसकी प्रैक्टिस करिए, अखबार पढ़िए, कोई भी आप अपनी अंग्रेजी की किताब, अगर आप कोई कक्षा में हैं, ठीक है, कोई क्लास में है, तो प्लीज आप अपनी कोई भी बुक खोलना और देखना वहां पर मी क्यों लगा रखा है, आई क्यों लगा रखा है। इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि हम अंग्रेजी में मी कब बोलते हैं, आई कब बोलते हैं। ओके, अब आगे देखिए, अब हम इस पर आते हैं। बहुत बारी हम दिस दैट दीज दोस को उल्टा बोल देते हैं, और ये जर्नल है, इसमें ये नहीं है कि आपको आता नहीं है,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग में ही फिट हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, आइए समझिए दिस दैट दीज और दोस का प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस दैट दीज दोस, ठीक है। अब देखिए सिंगुलर मतलब अगर एक वचन है और अगर बहुवचन है, अगर सिंगुलर मतलब अगर एक वचन है और प्लूरल मतलब अगर बहुवचन है, तो इस पे क्या होता है, दिस, हम क्या यूज करते हैं, दिस, ठीक है। अगर ये है या वह है, यह है, और अगर प्लूरल है और जगह पास में है तो दिस। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिस इज माई पेन, अभी हमने यूज करा कि माई क्यों यूज किया हमने, क्योंकि यहां पर संबंध बना जा रहा है, संबंध कारक है, ठीक है। कारक के साथ संबंध बन रहा है तो संबंध कारक है, इसलिए हमने माई करा। और दिस इज माई पेन, ये मेरे समीप है ना, ये मेरे समीप है, मेरे पास में है, तो यहाँ पर दिस का प्रयोग हमने क्यों करा, क्योंकि ये हमारे पास में है। अगर मैं कहूं दीज आर माई थिंग्स, ये मेरी चीजें हैं, क्योंकि मेरे हाथ में एक ये रिमोट भी है और पेंसिल भी है, तो मैंने क्या कहा, दीज आर माई थिंग्स। क्या बोला, दीज आर माई थिंग्स। तो यहाँ पर आर क्यों लगाया, क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। अब यहाँ पर दीज आर माई थिंग मतलब ये मेरे समीप है, ओके। अब दैट, दैट मतलब ये मेरा पेन, ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, ठीक है, और ये मेरा पेन है, ये मेरी चीजें हैं, या यह मेरी चीजें हैं। अब फार मतलब दूर है, फार मतलब दूर है, तो दूर में मतलब हम दैट का प्रयोग करते हैं, हाँ। तो दैट मतलब वह, वो, वे, वह वो, वे। वह तुम्हारा पेन है, जो तुम, जिससे अभी आप क्लास को पढ़ के सुन रहे हो और लिख रहे हो ना, तो उसे हम कह रहे हैं, आपको मैंने कहा वह तुम्हारा पेन है, या जो किताब में आप लिख रहे हो ना वो मेरी है, दैट इज माई पेन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ दैट इज माई पेन। अगर आपके पास कोई पेन है, अगर कोई पेन है, मैंने कहा ये मेरा है, तो दैट इज माई पेन। बहुत दूर है, मैं वीडियो के अंदर से आपको बोल रही हूँ, आप अपने घर पर हो, मैं कह रही हूँ वो मेरा पेन है। और अगर मैंने आपको बोल दिया दैट इज योर पेन, यू को हमने योर कब बनाया, संबंध क्रिएट करने के लिए, तो योर जब बोला मैंने कहा दैट इज योर पेन, योर पेन, वह तुम्हारा पेन है, तो ये सिंगुलर का हो गया। अब आपके पास पेन भी है, किताबें भी हैं, तो मैंने कहा दोज आर योर पेन्स, दोज आर योर पेन्स, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैंने बोला तो बेटा योर, दोज आर योर पेन्स, तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला कि वह जो पेन है वो तुम्हारे हैं। अब आपके पास किताब भी है, तो मैं यहाँ पर थिंग्स लिख देती हूँ, तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, लिख लो थिंग्स। तो यहां तक हमने एग्जाम्पल्स को समझा कि अगर ये दूर है तो हम ये बोलेंगे, और अगर पास है तो दिस और दीज। दिस मतलब सिंगुलर के लिए, दीज मतलब प्लूरल के लिए, और दैट मतलब सिंगुलर के लिए, और दोस मतलब प्लूरल के लिए। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। अब इस पर और भी डिटेल चर्चा है, ठीक है, डिटेल चर्चा है, तो जो मैंने आपको बताया वो लिखा हुआ है, तो जल्दी से हम इसे पढ़ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान हमारे सामने है, अगर कोई वस्तु, व्यक्ति हमारे सामने है, तो ऊपर दी गई टेबल, मतलब कि ये जो ऊपर दी गई थी ना टेबल, तो ये ऊपर दी गई टेबल के अनुसार हम तो दिस का प्रयोग करते हैं, और दिस का, अगर एक वचन है तो दिस, और अगर बहुवचन है तो दिस। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान, मैंने अभी व्यक्ति वस्तु के बारे में बताया, अगर कोई व्यक्ति भी और स्थान हमसे दूर है, तो जो टेबल हमने दिया उसकी तरफ से हम दैट और दोस का प्रयोग करते हैं। अगर एक वचन है तो दैट, और अगर बहुवचन है तो दोस। क्लियर हो गया? यहां तक आपको क्लियर है? तो चलिए इस पर थोड़ी सी जरा सी और चर्चा कर लेते हैं हम। ओके, ये या ये किताब, दिस बुक, मैंने कहा ये दिस बुक है, ठीक है, दिस बुक। अगर ये बुक क्या है, इससे आपको क्या पता चलेगा, दिस बुक, जिससे आपको ये पता चला कि ये नियर है, मतलब पास में है,
और एक किताब है, ठीक है। वह वो किताब मतलब कि दैट बुक, वो किताब मतलब दैट, दिस दैट मतलब कि ये दूर है, वो किताब, ठीक है। तो यह किताब या वह किताब, यह समीप वह दूर, ये समीप या वो दूर, ठीक है। ये या यह किताब मतलब क्या हुआ, दीज बुक्स मतलब कि ये बहुवचन है। हाँ, तो सबसे पहले ये क्या है, पास में है और एक वचन हो गया, ठीक है। दैट मतलब एक वचन हो गया, ठीक है। लिखिए, तो दैट का मतलब क्या हुआ, एक वचन हो गया। तो यहां पर यही चीज दे रखी है बेटा, देखिए, ओके। तो यहां पर क्या है, बुक इज अफार मतलब कि बुक जो है वो दूर है, ठीक है। बुक जो है वो दूर है, ठीक है। और यहां पर हमने यहां पर देखा कि दैट इसलिए यूज कर रखा है क्योंकि सिंगुलर है और अफार मतलब दूर है। दीज बुक्स मतलब कि ये या वह, ये या वह, इसका मतलब दीज बुक्स मतलब कि नियर है और प्लूरल है, तो इसलिए हमने दीज का प्रयोग किया। दोज बुक्स मतलब कि वह, वो, वह या वे किताबें, तो बुक्स हमारी दूर हैं और प्लूरल हैं, तो इस वजह से वो दोज हैं। जब आपको लेक्चर स्लाइड मिलेगी तो आप यहाँ पर रीड करके कर लेना, ठीक है। ओके, तो दीज दोज, तो दिस मतलब सिंगुलर, दैट मतलब सिंगुलर, लेकिन दिस मतलब पास में, दैट मतलब दूर। दीज मतलब सिंगुलर, दोज मतलब प्लूरल, लेकिन दीज मतलब पास में, दोज मतलब दूर, ठीक है। अब ऐसे ही हमारी और भी हैं, जैसे कि वे बच्चे, वे बच्चे मतलब कि मैंने आपको कहा कि अगर हमने यहां पर देखिए यह है और ये, वे है और वो, ठीक है। तो आपको यहां से यह है या ये, वह है या वो, ठीक है। तो ये हमारा यह मतलब पास में और वो मतलब दूर में। अगर मैंने कहा वे बच्चे, वे बच्चे, तो मैं क्या बोल रही हूं, दोज या दे चिल्ड्रन। दे हमेशा दोज को चेंज कर सकता है, ठीक है। दे मतलब मैंने अभी आपको बताया ना कि प्लूरल में यूज कर सकते हैं, तो बस आप दोज की जगह दे भी यूज कर सकते हो, तो दे चिल्ड्रन, ठीक है। तो वो अफार हैं, प्लूरल हैं, और इसलिए हमने दोज लगाया, और चिल्ड्रंस लिविंग बीइंग हैं, तो हम यहाँ पर दे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दे का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, दे हमेशा हमारा लिविंग बीइंग में प्रयोग हो सकता है। तो अगर शी, ही, दे, ठीक है, हमने बोला था ना शी, ही, दे, तो अगर लिविंग है और बहुवचन है और दूर है, तो हम दोस्त की जगह दे लगा सकते हैं। दे कब लगा सकते हैं, एक बार बताइए। दे हम तब लगा सकते हैं, पहली बात लिविंग हो, ठीक है, और दूसरी बात वो अफार हो मतलब दूर हो, अफार मतलब दूर हो, तो हम लगा सकते हैं। आगे और एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, ये मछलियां, अब पहले आपको यहां से समझ में आया था कि ये मतलब पास में है, तो ये मछलियां मतलब ये मछलियां प्लूरल है, प्लूरल है, तो दीज फिशेस। अगर यह है तो सिंगुलर, और हमने कहा वे ये हैं तो प्लूरल, और ये क्या है, पास में, तो इसलिए हमने दीज फिशेस का यूज करा। तो ये नियर भी हैं, प्लूरल भी हैं, तो हमने दीज का प्रयोग करा, ठीक है। अब अगर आप देखें ये सब लड़के, ये क्या है, दीज, ठीक है, ये क्या है, दीज, और ये पास में है, हाँ, तो यहाँ पर हमने करा दीज, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या करा, दीज, अगर प्लूरल होते हैं ठीक है, और अगर दैट सिंगुलर होते हैं तो यहाँ पर दीज बॉयज, तो बॉयज क्या है, नियर भी हैं और दीज। और एग्जाम्पल देख लो, वो दोनों लड़के, दोनों लड़के, वो दोनों लड़के, ठीक है। अब यह ये, वह वो, ठीक है, ये दूर आ गया, हाँ, तो यहाँ पर ये सिंगुलर, ये प्लूरल, तो यहाँ पर दीज दोस्त। अब वो हैं तो लड़के हैं, ठीक है। अब दोस्त की जगह हम दे लगा सकते हैं, हाँ, अगर ये लिविंग बीइंग हो, अगर ये लिविंग बीइंग हो तब लगा सकते हैं, वरना नहीं। तो हमने यहाँ पर दीज, दोस्त और दे लगाया और बॉयज लगाया, क्योंकि वो लड़के, तो वो क्या है, प्लूरल, दोस्त, और हमने इस प्रकार से ये चीजों को करा। क्लियर हो गया आपको। अब एग्जाम्पल और देख लीजिए, दिस कार,
दिस कार मतलब वन कार, दिस कार मतलब एक कार है, तो मतलब यहां पर एक वचन हो गया। और दिस कार मतलब ये पास में है। दीज कार मतलब मोर देन वन कार, मतलब बहुवचन है, और ये क्या है, पास में। दैट बॉय वन बॉय मतलब कि एक वचन दूर में, ठीक है। दोज बॉय मतलब बहुवचन दूर में, तो तब हम यूज करते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, मैं होमवर्क में आपको बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब हम चलते हैं लास्ट के 10 मिनट्स वोकैबुलरी पर, ठीक है। तो वोकैबुलरी में हम एक नए शब्दों को समझेंगे। एक होता है अफिक्स, पहला होता है अफिक्स। अफिक्स का मतलब होता है जोड़ना, मतलब टू अटैच। अफिक्स का मतलब जोड़ना, मतलब टू अटैच। एजेंट, हम कैसे बोलते हैं एजेंट, एजेंट को क्या बोलते हैं, ब्रोकर, दलाल। तो एजेंट क्या होता है, दलाल। एजेंडा, एजेंडा, एजेंडा को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम या कार्यक्रम, कोई एजेंडा है तो हम एजेंडा। एलोपैथ, एलोपैथ, एलोपैथ का होता है डॉक्टर, चिकित्सक, जिसे हम एलोपैथिक डॉक्टर भी बोलते हैं, एलोपैथिक भी बोलते हैं, ठीक है। एलोपैथिक मेडिसिन मतलब कि जो आयुर्वेदिक नहीं होती, जो होम्योपैथिक नहीं होती, उसे हम एलोपैथिक मेडिसिन बोलते हैं। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब फुली, पूरी तरह से, ऑल टुगेदर, ठीक है। आगे एंकर, एंकर मतलब सपोर्ट, एंकर मतलब सपोर्ट। एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता, घबराहट, वरी करना। अपीयर, अपीयर मतलब टू कम, प्रकट होना, अपीयर, प्रकट होना। एंट, अ स्मॉल इंसेक्ट मतलब कि चींटी, ठीक है, चींटी, कीड़ी भी बोलते हैं हम, कई जगह चींटी को कीड़ी भी बोलते हैं, तो कीड़ी, चींटी, एंट। एमिएबल, एमिएबल, एमिएबल मतलब कि मिलनसार। अगर आप बहुत ही प्यारे हो, मिलते हो मेरे से, मैं कहूंगी कितना एमिएबल पर्सन है, मतलब कि फ्रेंडली नेचर का है, बहुत ही मिलनसार नेचर का है। तो इसी के साथ हमारी वोकैबुलरी सीरीज खत्म हो जाती है जो एंड में थी। तो अब हम खेलेंगे क्विज। अब क्विज की बारी आ गई, तो फटाफट से क्विज का आंसर देना है और भाग लेना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डू यू मीन बाय अफिक्स? अभी पहला हमने वोकैबुलरी में देखा था, टू अटैच, डॉक्टर, शाइनिंग, ब्राइटली। Question number 2. If a person, place or a thing is nearby, nearby as per the table we must use either. जो टेबल हमने करा, तो जब nearby है कोई person, place, thing, तो क्या बोलोगे? Question number 3. If a person, place or a thing is afar, we must use either. तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय अफिक्स? अफिक्स मतलब जोड़ना, पहला वोकैबुलरी वर्ड टू अटैच, क्लियर। दूसरा, अगर पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज नियर बाय, नियर बाय मतलब पास में है, तो हम क्या यूज करते हैं, दिस का या दोस का, दिस, दीज, दैट, दोस, ठीक है। तो दिस और दीज, तो ये ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। अगर एक वचन है तो दिस, बहुवचन है तो दीज। इफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज अफार, दूर है तो क्या यूज करोगे, दूर है, दैट या दोस, दैट या दोस। अगर एक वचन है तो दैट, बहुवचन है तो दोस। तो इसी के साथ हमारा क्विज वाइंड अप हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा क्या है, देखिए आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन मतलब कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। मैंने आपको बताया कि आई का कब यूज करना है, वी का कब यूज करना है
और इन्हीं के तरफ से हमें कब यूज करना है, मी, ठीक है, अस, और यहां में कब यूज करना है, मी या अस या आर, ठीक है, ओके, या माय या आर। फिर मैंने आपको बोला कि यू कब यूज करना है, यू का हम यू ही रहने कब देंगे, यू को हम योर कब करेंगे, ठीक है। फिर अब मैंने आपको यहां पर बोला ही, शी, इट, इसको हम देम कैसे लगाएंगे, ठीक है। अगर यहां पर इट, दे को हम देम कैसे लगाएंगे, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको ये भी बताया कि ही को हम हिज कब लगाएंगे, शी को हम हर कब लगाएंगे, दे को हम देम कब लगाएंगे। और इसी का हमने बोला, ठीक है, कि हमने यहां पर क्या लगाना है, लिखिए यहां पर तो यहां पर हमें क्लियर हो गया, ठीक है, कि इसे हमने कब लगाना है, हिज, हर और हिम, तो यहां पर हिज, हर और देयर। तो ये चीज हम तब लगाएंगे जब हमारा कर्म के बाद आएगा, कर्म के बाद, ठीक है। और ये हम लगाएंगे जब हमें संबंध बनाना होता है। तो ये संबंध कारक होता है, मतलब कि हमारे को कारक के साथ संबंध बनाने के लिए, तो ये आफ्टर वर्ब, और ये हमारा पोजेसिव, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन बताया। फिर बेटा हमने एक और चीज करी थी, दिस, दीज, दैट, दोस। तो ये हमने करा था अगर ये पास में है, और ये हमने करा जब ये दूर है। तो ये चीज़ें आज हमने सीखी हैं, और होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है कि भाई ये कब लगाना है। आप कोई भी अंग्रेजी की किताब खोलिए और इस पर चर्चा भरपूर करेंगे। अब देखिए आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क में मैंने आपको दिए हैं कि दिस, दैट, दीज, दोस्त के प्रश्न। होप आप ये सब करेंगे और अच्छी तरह क्लास में भाग लेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन में ज़रा सी भी दिक्कत है तो प्लीज़ इसके आप किताब पढ़िए। मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल्स दिए हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगला हम करेंगे सेंटेंसेस में ही, जिसमें हम पोजेसिव केस के बारे में बताएंगे, जिसमें हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ भी करेंगे। ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी क्या होता है, जब हम कॉमा को ऊपर लगा देते हैं, तो इसके साथ जब हम एस लगा देते हैं तो वाक्य में हमने ये चीज़ों का कब प्रयोग करना है तो हम सीखेंगे। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ध्यान से पढ़ने के लिए। प्रैक्टिस करिए, अंग्रेजी तभी आएगी। थैंक यू सो मच।